अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, कुछ है आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ है कोवेलेंट कंपाउंड्स, कुछ होते हैं मेटल्स। तो इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वह आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, और आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे नाम आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक बॉन्ड जो है वो आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमें मिलता है। और आयोनिक बॉन्ड किस तरह के एटम्स के दरमियान होता है? ये दो एटम्स है हमारे पास, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। अब ये एटम ए क्या करता है, बी को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेता है कम्प्लीटली, जिसके नतीजे में इस एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। और जो जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गया है, चूँकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़या हो गई है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, इलेक्ट्रो का जो वर्ड है हम आमतौर पर चार्जेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और स्टैटिक का जो वर्ड है हम साकिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो साकिन यानी रेस्टिंग कंडीशन में जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कहते हैं दो ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस तरह के कंपाउंड में हमें देखने को मिलता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ आयोनिक कंपाउंड्स की हमें दी गई हैं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें दी गई है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। मींस कि ये हम मैटर की थ्री स्टेट्स पढ़ते हैं। कुछ होते हैं सॉलिड के जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, कुछ होते हैं लिक्विड्स और कुछ होते हैं गैसेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। उसके बाद देखें, हैविंग शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इस तरह के कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, मीन्स फिक्स होते हैं। तब तक ये मेल्ट नहीं होंगे जब तक ये इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं ना, कि मतलब मेल्टिंग मतलब इसको हम लिक्विड फॉर्म में पिघलाते हैं, तो ऐसा पॉइंट कि जिसके ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो वो क्या है, वो 801 सेल्सियस है। यानी तब तक ये सोडियम क्लोराइड नहीं पिघलेगा जब तक हम उसका टेम्परेचर 801 ना कर दें। जैसे ही 801 हो जाएगी फ़ौरन पिघल जाएगा। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको हम देखें तो ये 1413 इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इतने पे अगर हम इतने टेम्परेचर इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, के वाटर के जैसे सॉल्वेंट के अंदर ये क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, इसके अंदर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर का आप देखते हैं तो इसके अंदर दो पोल्स की क्रिएशन होती है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। देखें, ये पोलर बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद है, तो दो पोल्स यहाँ बन चुके हैं। तो अगर इसके अंदर हम एक आयोनिक कंपाउंड डालते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl जैसे इसके अंदर डालते हैं, तो इन दोनों आइंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर इसको तोड़ देती हैं और इसको अपने अंदर क्या कर लेती हैं, डिसॉल्व कर लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये अगर आप इसको मोल्टन स्टेट में आप इसको मेल्ट करेंगे ना या सोल्यूशन फॉर्म में रखेंगे तो ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डिसोसिएट होते हैं अपने आइंस में। ठीक है, और आगे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे ये क्या होंगे, ये नॉन डायरेक्शनल होंगे, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने देखा था कि क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक सोडियम आयन की बात करेंगे ना, जैसे ये सोडियम आयन है तो इसके ऊपर क्लोराइड अगर यहाँ मौजूद है तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। ये क्लोराइन है तो इसकी तरफ भी, इनके बीच में अट्रैक्शन शो होगी। ये देखें, इनके बीच में अट्रैक्शन, यहाँ से भी अट्रैक्शन, यहाँ से भी अट्रैक्शन। तो यानी हर तरफ से इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में जाके ये बॉन्ड बनाएगा, इस डायरेक्शन में जाके ये अट्रैक्शन शो करेगी। किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकता है, अट्रैक्शन शो कर सकता है। सो यहाँ पे इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है। उसके बाद ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, ये तीन आपको दिए गए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, कि क्या है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी डायरेक्शनल है। कहते हैं हैविंग रिएक्शन इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। अगर आप इसको मेल्ट करेंगे, इसको पिघलाएंगे ना, या फिर इसको सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे, तो ये क्या होगा, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये अगर इसके कंपाउंड्स आप देखते हैं ना तो ये एनाइंस और केटाइंस के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। केटाइंस का मतलब पॉजिटिव चार्जेस और एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्जेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में
क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है वो भी हम देखेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये एनाइन और केटाइन के फॉर्म में मौजूद होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है सॉलिड की, क्रिस्टलाइन एक किस्म है, एक टाइप है सॉलिड की, जिस एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा होता है अमरफस सॉलिड। तो ये दो टाइप्स होती हैं सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती है वो सॉलिड्स होते हैं कि जिनमें जो आइंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फिक्स अपनी पोजीशन के ऊपर, रेगुलर पैटर्न के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। देखिए एक फिक्स पोजीशन है उनकी। देखिए फिक्स पोजीशन की वजह से इस तरह के सॉलिड्स के ऊपर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं। वहीं पर अगर आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें भी आपको सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या होंगे, वो आपको इस तरह के फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर देखने को मिलेंगे। सो ये आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई, कहते हैं द ग्रेटर द चार्जेस ऑन द आइंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड द हायर विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये हमेशा याद रखें कि जो दो आइंस के बीच में आयनिक बॉन्ड जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मतलब जितना ज़्यादा ज़ोर से दोनों आइंस एक दूसरे को खींचते चले जाते हैं उतना ज़्यादा उससे अट्रैक्शन को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो फिर हाई होगा। फॉर दिस रीज़न मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO है, ठीक है, MgO, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो 2800 सेल्सियस है। ये इतना ज़्यादा उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से उसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फार्नेसेस में। ये जो मुख्तलिफ भट्टियाँ होती हैं ना, तो मुख्तलिफ जो लेबॉर्ट्री में हम इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की लाइनिंग करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके अंदरूनी साइड पर लगा दिया जाता है ताकि फिर वो क्या हो, मतलब आगे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की हीटिंग हो रही, तो वो उसको, उसके जो बाहर इन्वायरमेंट, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हीट जो अंदर ही रिटेन रहेगी, एक तरह से वहाँ पे रिएक्शन बहुत अच्छे से हो सकेंगे। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से ये स्टेबल रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सो हमने क्या देखा, आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। इसके साथ साथ ये रिएक्शन जो है मोल्टन स्टेट में दे सकते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें एनाइन और केटाइन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फर्नेस की लाइनिंग के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये वो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच में बनता है। जब दोनों एटम क्या कर लेते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी अपनी कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और उस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का जो शेप है, ज्योमेट्री है उसकी, वो क्या है, वो किस तरह से है, मतलब वो किस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह आगे कहते हैं पोलैरिटी के, जो सब्सटेंस है उसमें पोलैरिटी है या नहीं है। इसके साथ साथ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, जो ट्रैक्शन है वो कितनी है, बॉन्ड टाइप क्या है, कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ये इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स की हमें दी गई हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें है एक लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो ये कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब अगर कोई कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे मीथेन है, CH4, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट यहाँ पे देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इस तरह के कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -82 सेल्सियस क्या है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो -82 सेल्सियस के ऊपर क्या करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो -61 सेल्सियस के ऊपर ही क्या करेगा, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मोस्टली हमारे पास जो हमारे घरों में यूज़ कर सकते हैं हम लोग कुकिंग वगैरह के लिए, तो उसमें मीथेन इस्तेमाल होता है और मीथेन जो होती है गैसियस फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर ही गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। जैसे आपके पास ये 0 है, फिर आप कहते हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उधर जाते तो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। सेम अगर हम इधर आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, -1, -2, -3, -4, इस तरह हो के यहाँ पे आ जाएगा
-161 सेल्सियस। फिर आप आओगे इस तरह से आते आते इस तरह -182 सेल्सियस। तो जो -81 है, जैसे हमने कहा ना उधर जाती वैल्यू बढ़ती हैं, तो ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत कम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर सोल्यूशन फॉर्म। अगर इसका हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ये उनके जो आइंस होगी उसमें स्प्लिट भी नहीं होंगे। ठीक है, इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं द बॉन्ड्स इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। इनका एक खास डायरेक्शन होता है। बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब ओवरलैपिंग होती है, हमने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ओवरलैपिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की खास डायरेक्शन में होती हैं। कि अगर एंड वाइज हैं तो उसको हमने सिग्मा बॉन्ड का नाम दिया था, अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उसको हमने पाई बॉन्ड का नाम दिया था। मतलब कि खास डायरेक्शन में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से बने होती है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, क्योंकि हमने इसको मॉलिकुलर कंपाउंड्स भी कहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्लोअर देन द आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं किस चीज़ के मुकाबले में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स है तो सिर्फ इंटरेक्शन है दो आइंस के बीच में। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड है ये सिर्फ इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको आप यूँ समझ लें जैसे एक रस्सी है, आप उस रस्सी को तोड़ना चाहते हो, उस रस्सी को काटना चाहते हो तो आपको मेहनत दरकार होगी। वहीं पर दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ अटैच, दो मैग्नेट को अलग करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये जो अट्रैक्शन ये कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। वो दोनों एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी तरह कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये सोलेबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर सॉल्व हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ कहते हैं कि नॉन पोलर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर का मतलब इसके अंदर कोई पोल्स नहीं होते, इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स की क्रिएशन नहीं होती। वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर है, लेकिन नॉन पोलर अगर है तो उसके अंदर पोल्स की क्रिएशन नहीं होगी। जैसे बेंजीन है, इसके अंदर पोल्स की क्रिएशन नहीं है। इसी तरह एसीटोन है, इसके अंदर पोल्स की क्रिएशन नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर भी पोल्स की क्रिएशन नहीं है। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, ये डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, मोस्टली सोलेबल होते हैं। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया किस चीज़ के बारे में, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ये वो एटम्स होते हैं, आमतौर पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट कंडक्ट कर सकते हैं, इससे मुख्तलिफ शीट्स वगैरह, वायर्स वगैरह हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेटालिक सॉलिड जो मेटालिक कंपाउंड्स होता है वो डिस्कस किया था। मेटालिक बॉन्ड हमने उसमें पढ़ा था। ये वो कंपाउंड्स के जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड मौजूद है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम मेटालिक कंपाउंड फिर नाम देते हैं। अब ये जो कहते हैं एटम्स ऑफ द मेटल्स आर हेल्ड टुगेदर, जो मेटल के एटम होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि मेटल जो होती है मॉलिक्यूल से नहीं बने होते बल्कि किस चीज़ से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। अब मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब ये जो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये जितने भी मेटल्स होती हैं सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। यानी मरकरी के अलावा जितने भी होते हैं ना मेटल्स वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मरकरी जो होता है इसको हम थर्मोमीटर में मोस्टली यूज़ किया जाता था, अब तो खैर उसको एक्सचेंज कर लिया किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जो मेटल्स होती हैं मेलिएबल होते हैं, मीन्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको आप शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फॉइल्स इसके बना सकते हैं। जैसे आप अपने घर में खाना वगैरह की पैकिंग करते हैं तो उसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल या फिर मुख्तलिफ फॉइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम इसके मेटल्स के फॉइल्स जो होते हैं बहुत थिन फॉइल्स होती हैं बना सकते हैं। इसके मेटल जो होती है डक्टाइल होते हैं, इससे वायर्स जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने नरम होते हैं कि इसके हम वायर्स जो हैं, तारे जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तारें जो है इसकी बनी हुई हैं। उसके बाद कहते हैं कि चूँकि ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ वाई ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत जल्दी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारे घरों में जो वायर्स हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी सिस्टम हो इसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है। देखिए आप इस तरह के वायर्स आप देखते हो उसकी प्लास्टिक की कवरिंग हटाएंगे ना तो आपकी शाइनी सर्फेस उसमें नजर आएगी जिसको हम वायर्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। नेक्स्ट कहते हैं कि मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब ये इसमें एक खास चमक होती है, उसकी शाइनी सर्फेसेस होती हैं
और ये ख़ास साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके किचन में ऐसे कोई बर्तन वगैरह गिर जाते हैं तो एक ख़ास रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपके स्कूल की जो बेल होती हैं वो भी एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आप उसको स्ट्रक करते हैं, ठीक है। जैसे पीरियड ओवर होता है तो आप क्या करते हैं, उसको स्ट्रक कर देते हैं, तो स्ट्रक करने से खास रिंगिंग साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 4.4 दी हुई है। एक्टिविटी 4.4 में आप यहाँ पे देखें, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं मेटल्स की, और इसके लिए क्या नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसको हमारे यूजेस, हम इसको कैसे अपने डेली लाइफ में हमारी इसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले इसके वायर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की, इसको हम डक्टाइल का नाम देते हैं। डक्टाइल जो ये वायर्स है, कौन सी वायर हम बना सकते हैं इससे, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं वो हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद देखें कि दे कैन बी बेंट इनटू शेप्स, इसके मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, जैसे स्टैचूज़ हो जाते हैं, यूटेंसिल्स, हमारे घर के जो मुख्तलिफ बर्तन होते हैं हम इससे मेटल से वो भी बना सकते हैं। रिफ्लेक्ट लाइट, सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि शाइनी सर्फेसिस होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड लस्ट्रस भी यूज़ होता है, और ये ज्वेलरी वगैरह जो होते हैं इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल मुख्तलिफ जो खूबसूरती के लिए अपने घरों को जो एक नुमाइश के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद घरों को डेकोरेट करने के लिए हम आमतौर पर इस तरह के मेटल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये सोनरस होते हैं। ये म्यूजिकल वायर आपने देखा होगा गिटार वगैरह में, तो इसमें क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इन्हीं मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इस तरह यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो सके, इसका मतलब ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टर्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल वायर जो हमारे घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमें ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे यूज़ में है। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, चूँकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे हम मुख्तलिफ जो वज़न वगैरह होती है बना सकते, हमारे बिल्डिंग वगैरह, हमारे जो घर वगैरह होते हैं, उसमें हम इन्हीं चीज़ों का, मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं ट्रांसफ़र हीट वेल, इसके अंदर हीट बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे ये गुड कंडक्टर है हीट के, तो ये हमारे जो कुकिंग के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए, तो वो जो बर्तन होती है वो मेटल्स के से बने होते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से हीट पास हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे खाने वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से बन सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं। अब यहाँ क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ से 4 प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। इस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ किन पॉइंट फैक्टर्स के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जा सकती है, या फिर मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको हमेशा जब पेपर में जाएँ तो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर किया करें।